में हमने आपको बताया था कि दो तरंगे होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरंग है और एक दूसरी तरंग जो है, ये दोनों तरंगे मान लेते हैं, ये पहली तरंग हो गई और एक दूसरी तरंग ले लेते हैं ये, ठीक है। और ये दोनों तरंगे जब अध्यारोपित होती थी यानी आपस में मिलती थी तो मिलने के पश्चात एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती थी। और ये नई प्रकार की जो तरंग उत्पन्न होती है इसमें दो प्रकार की तरंगे मतलब दो तरीके से जो उत्पन्न होती है। तो ऐसा होता है एक तरंग में किन्हीं बिंदुओं पर अधिकता ज़्यादा, तीव्रता ज़्यादा होती है और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है। ज़्यादा कब होती है? जब तरंगों का ये आप देख रहे हो श्रृंग मिले और गर्त मिले अगर, तो तीव्रता ज़्यादा होती है। यानी आयाम जो होता है, अगर इसका आयाम A1 है और इसका आयाम A2 है तो इनका आयाम जो होता है वो जुड़ करके लगभग आता है A1 + A2। नई तरंग जो होगी उसका आयाम क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बताया था कि नहीं कल? अच्छा, लेकिन अगर यही तरंगें उल्टी होती तो इनका आयाम जो आता है A1 - A2 लगभग घट करके आता है। ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि ये घटे कर बिल्कुल आएगा, लगभग घट करके आता है, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि आपको व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की तरंगें एक समान दिशा में चलती हैं तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से, ठीक है, क्या होता है, नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। प्रकाश की इसी घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि उस समय क्या होता है, इन दोनों तरंगों के आयाम जो होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं, और जबकि विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, आयाम जो होते हैं वो लगभग घट जाते हैं। ये बात हमने बताई थी। और फिर हमने आपको ये बताया था कि जो ये तरंगे हैं वास्तव में ये पहली तरंग है। मान लेते हैं इस पहली तरंग का जो समीकरण है वो क्या है, याद है किसी को? क्या बताया था पहली तरंग का समीकरण? y1 बराबर A1 sin ओमेगा टी, बताया था कि नहीं? फिर दूसरी तरंग जो है इसका समीकरण में बताया था y2 बराबर A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, बताया था कि नहीं? ये पहली तरंग का समीकरण है, ये दूसरी तरंग का समीकरण है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी आपको बताया था, ये जो फाई है ये क्या है, कलांतर होता है। ये क्या होता है? कलांतर, ठीक है। इन दोनों तरंगों के समीकरणों को अगर हमने जोड़ दिया, अध्यारोपित कर दिया, तो एक नई प्रकार की जो तरंग बन रही थी उसका समीकरण भी हमने निकाला था कि नहीं? ठीक है, नई तरंग जो बन रही थी उसका समीकरण क्या निकल के आया था, याद है? बताओ भाई। R बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। ये वास्तव में जो समीकरण निकल के आया था, ये जो आपकी तरंग है परिणामी तरंग, उसका ये आयाम का समीकरण था, ये अंडर रूट के अंदर था, ठीक है, उसके ये आयाम का समीकरण था। अच्छा, वहाँ पे हमने ये बताया था कि जो तरंग होगी वो सीधा विनाशी और कौन सी थी, संपोषी जो व्यतिकरण वाली तो तरंगे होगी वो सीधा और सीधा कलांतर यानी फाई पर निर्भर करेगी। यानी जिस प्रकार ये फाई का मान होगा उसी प्रकार व्यतिकरण होगा, विनाशी या संपोषी। यानी cos फाई का मान हमने आपको बताया था, अधिकतम कौन सा होता है, +1, न्यूनतम कौन सा होता है, -1, ठीक। तो यहाँ से हम अगर लेंगे, अधिकतम क्या बताया था, +1, न्यूनतम क्या बताया था, -1, ठीक है। तो अधिकतम cos फाई का +1 मान किस किस के लिए होता है, +1 मान जो होता है cos फाई में किस किस के लिए होता है, cos 0 का होता है, ठीक है। उसके बाद 2 पाई 4 पाई ... ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि -1 किस किस के लिए होता है, बताओ? 1 पाई 3 पाई 5 पाई ... ठीक है। इसके लिए देखो हमने बताया था आपको कि इसके लिए आपको कौन सा मान याद रखना है, यानी फाई बराबर सीधा याद करना है इसके लिए 2n पाई, क्या याद रखना है, 2n पाई। इसके लिए क्या याद रखना है, फाई बराबर, सॉरी, इसके लिए आपको याद रखना फाई बराबर, उसके लिए बताया था 2n - 1 पाई, ठीक है, और एक 2n + 1 पाई, ये तो बताया था। तो यहाँ पे 2n - पाई ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा,
और हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो व्यतिकरण उत्पन्न होगा इस जगह पे, जब फाई बराबर 2n पाई होगा तो व्यतिकरण जो उत्पन्न होगा कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा उत्पन्न होगा, संपोषी व्यतिकरण, ठीक। और यहाँ पे कौन सा उत्पन्न हो रहा था, तो विनाशी। भाई न्यूनतम मान में विनाशी उत्पन्न होगा। अब विनाशी कब उत्पन्न हो रहा होगा, जब ये फाई बराबर हम ये कोण लेंगे, ये वाले, ठीक है। अब हम देखो पहले इसका मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं, इन दोनों का मतलब। यानी फाई बराबर अगर आप ये लोगे, फाई बराबर अगर 2n पाई होगा तो व्यतिकरण कौन सा होगा, समपोषी। फाई बराबर 2n पाई -1 होगा तो व्यतिकरण कौन सा होगा, विनाशी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब कोण अगर, ये समझना, मतलब कोण अगर 0 हुआ, या ये फाई का मान अगर 0 हुआ, या फाई का मान 2 पाई हुआ, या फाई का मान 4 पाई हुआ, ठीक है। यानी ये क्या है, कलांतर अगर 0 हुआ, यानी कोण का अंतर अगर 0 हुआ तो व्यतिकरण उत्पन्न होगा समपोषी। कोण का अंतर अगर 2 पाई हुआ तो व्यतिकरण समपोषी। कोण का अंतर अगर 180 हुआ तो व्यतिकरण होगा विनाशी। कोण का अंतर 3 पाई हुआ तो इसका मतलब अंतर मतलब व्यतिकरण विनाशी होगा। तो इसका मतलब क्या है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यही मतलब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा, जब कलांतर तुम्हारा कितना हो, 0, कितना हो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो तरंगे लेते हैं, एक पहली तरंग, ठीक, ये पहली तरंग लेते हैं। इसमें देखो पहला पॉइंट जो है यहाँ से चलेगा ऐसे, ये एक तरंग आपकी बन गई, ठीक। दूसरी तरंग लेते हैं, दूसरी तरंग, उसी समय उसमें भी क्या होगा, देखो उसमें भी क्या होगा कि जो तरंग चल रही है उसी पॉइंट से चल रही होगी, उसी तरीके से। यानी इस समय यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो तरंग है, जिस समय ये उठी होगी उस समय ये भी उठी होगी। अरे जैसे ये चली तुरंत ऐसे वो भी चली, तो कला में अंतर क्या हो गया, 0। अरे भाई दोनों के बीच कोणों में अंतर इस समय 0 हो गया। जितना ये चल रही है उतना वो चल रही है, तो इसका मतलब कोण में अंतर 0। यानी कलांतर यहाँ पे फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। फिर देखो कलांतर हम लेते हैं 2 पाई, कितना लेते हैं, 2 पाई 180, ठीक। अच्छा, अब तो यहाँ पे देखिए आप समझिए, कलांतर हम 2 पाई लेते हैं तो देखो ये दो फिर तरंगे लेते हैं, ठीक। तो 2 पाई का मतलब एक चीज़ समझना आप लोग, 1 पाई का मतलब क्या होता है, 180 अंश। 180 अंश मतलब आप ये जानते हो कि यहाँ पे 0 होता है कोण, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे फिर 270 हो जाएगा और यहाँ 360 हो जाएगा। देखो ऐसे समझ लेते हैं, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, ये तो जानते हो ना, और यहाँ पे 3π/2, ठीक, और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो तरंग चल रही है पहली वाली कितनी चल रही है, 2 पाई, मतलब 2 पाई चल रही, मतलब पहले से चली होगी, ये 2 पाई हो गई कि नहीं, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक पाई हुई होगी और यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, ठीक। एक तरंग और ले रहे हैं, दूसरी वाली, ये पहली वाली तरंग और थोड़ा सा बना देते हैं इसमें। देखो इधर जो पहली वाली तरंग है ये कितनी चल चुकी है, देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहली वाली अगर आपकी तरंग देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितनी चल चुकी है, तो 2 पाई चल चुकी है। कितनी चल चुकी है, 2 पाई। जब ये 2 पाई चल चुकी थी, जब ये 2 पाई चल चुकी थी, उस क्षण ये तुम्हारी दूसरी वाली तरंग चलना प्रारंभ करती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब जिस क्षण तुम्हारी ये वाली तरंग चालू हुई उस क्षण ये वाली पहली वाली तरंग जो है ये यहाँ तक पहुँच चुकी थी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब ये वाली तरंग, पहली वाली तरंग यहाँ तक पहुँच चुकी थी, जब यहाँ पहुँच गई फिर अपने इसने दूसरा चक्कर लगाना शुरू किया, तब ये वाली तरंग उत्पन्न हुई। तो इन दोनों में, यानी इन दोनों में अगर कला का अंतर देखा जाए तो इसमें कितना है कला का अंतर, 2 पाई का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर कला का अंतर 2 पाई का है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली तरंग जो है वो दूसरा चक्कर लगा रही है, यानी 2 पाई वो चल चुकी है, ठीक है, और ये वाली अब चलना शुरू की है। जबकि कला का अंतर अगर 0 हुआ तो इसका मतलब दोनों समान रूप से चल रही हैं। अगर कला का अंतर 4 पाई होता तो इसका मतलब क्या होता, तो पहली वाली तरंग कितनी चल चुकी होगी, एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, जब 2 चक्कर लगा चुकी होगी तब दूसरी वाली तरंग चलना शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब तब कला का अंतर कितना होता है, 4 पाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं, इसमें पाई, 3 पाई और 5 पाई का मतलब क्या है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको मिटा देते हैं। यदि कलांतर आपका, यदि आपका कलांतर जो हो वो कितना हो, पाई, समझना ध्यान से, कलांतर कितना हो, पाई का हो, 3 पाई का हो और 5 पाई का हो,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए अगर पाई का अंतर है तो मान लेते हैं ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो पहली तरंग जो है तुम्हारी ये चल रही है, दूसरी तरंग भी आपकी ये चल रही है, ठीक है। अंतर काय का है, पाई का, अंतर काय का है, पाई का। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है पाई का होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी पहली तरंग तुम्हारी यहाँ तक चल चुकी होगी, पाई इतना इतना चल चुकी होगी। अब ये नीचे से ऐसे जा रही है, तब ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, बात समझना। जब ये यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगी तब ये यहाँ से नीचे उठ करके ऐसे जाएगी। देख रहे हो कि नहीं, बात नहीं समझ पा रहे हो। देखो यहाँ से यहाँ तक पाई का अंतर हो चुका है कि नहीं, बताओ। इतना दूरी पाई तक होती है कि नहीं। तो पहली वाली तरंग पाई चल चुकी है, अब जब ये चलेगी तो ये नीचे जाएगी, तब ये दूसरी वाली तरंग ऊपर चलना शुरू करेगी, ठीक। तब यहाँ से चल के ये जब इधर ऊपर जाएगी तो ये वाली ऊपर चल के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर काय का हो गया, पाई का। अगर पाई अंतर हो 3 पाई का, अंतर हो अगर 3 पाई का, तो कैसे चलेंगी दोनों तरंगे। तो देखो 3 पाई का अगर अंतर हो तो पहली तरंग जो होगी आपकी 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, इतनी चल चुकी है, पहली तरंग इतनी चल चुकी होगी। और दूसरी तरंग अब क्या करेगी, दूसरी तरंग अब चलना शुरू करेगी, यानी दूसरी ये पहली तरंग इतनी चल चुकी है 3 पाई, अब देखो अब ये जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर ऐसे जाएगी, ये दूसरी तरंग इतनी चल चुकी होगी। दूसरी तरंग कहाँ तक चल चुकी होगी, 3 पाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 पाई चल चुकी होगी। अब ये यहाँ से जब स्टार्ट यहाँ पर पहुँच चुकी होगी तब दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट करेगी चलना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इन दोनों में अंतर हो जाएगा 3 पाई का, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये अपना जब यहाँ से ये चलना शुरू करेगी यहाँ, तो ये अपना सुरंग बना रही है, ये अपना गर्त बना रही है, ठीक है। तो अंतर क्या होगा, ये विनाशी व्यतिकरण ये तो होगा, बात समझ पाए कि नहीं। तो कलांतर का तो मतलब आप अच्छे समझ गए, ठीक। अब एक चीज और होता है, ये तो कलांतर हो गया, पथांतर क्या होता है, पथांतर। कलांतर का मतलब क्या होता है, कोणों का अंतर। कलांतर का मतलब क्या होता है, कोणों का अंतर। पथांतर का मतलब क्या होता है, पथ का अंतर। पथांतर का मतलब होता है पथ का, रास्ताओं का अंतर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं इसको ऐसे समझो, जैसे एक ये यहाँ से एक ये व्यक्ति है, ये उसका घर है, ठीक है। एक ये व्यक्ति है, ये मान लो एक जगह से इसको एक व्यक्ति, एक ये व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, इनको सी बिंदु पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, सी पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, सी पॉइंट पे। ए ने ज़्यादा चला है कि बी ने ज़्यादा, सी ने ज़्यादा चला, बी ने ज़्यादा चला, बताओ। बी ने ज़्यादा चला है। तो इसका मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक जो है 8 किलोमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हम घटाएंगे इनका पथों का अंतर तो 8 - 5 करेंगे कि नहीं, यानी BC माइनस AC करेंगे कि नहीं, बताओ करेंगे कि नहीं। तो ये इसका पथ कौन सा है, B का पथ कौन सा है, BC, A का पथ कौन सा, AC। तो BC में से AC को घटा देंगे तो ये क्या निकल के आ गया, पथांतर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। पथांतर का मतलब होता है पथों का अंतर, ठीक है। कलांतर का मतलब होता है कोणों का अंतर, ठीक। हाँ, पथांतर माने रास्ता। तो पथांतर को बेटा कैसे प्रदर्शित करते हैं, पथांतर को डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा x से। और कलांतर को डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं, या फाई से प्रदर्शित कर लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कलांतर और पथांतर में संबंध। ये सूत्र आपको तरंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, जल्दी से आप इसको देख लो पहले। तो कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, कलांतर क्या होता है आपका डेल्टा फाई, पथांतर क्या होता है डेल्टा एक्स। इनमें संबंध क्या होता है, ये सूत्र आपको याद करके रखना है। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये सूत्र है। इसमें आप देख क्या रहे हो, आपको सूत्र याद रखना है। कलांतर बराबर 2 बटे लेमडा, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, इंटू पथांतर, क्या याद रखना है। कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कलांतर तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। कलांतर का सूत्र ये निकल के आ रहा था, संपोषी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो है कलांतर का अंतर यहाँ पे आ रहा था। लेकिन अब हम पथांतर निकालेंगे इसमें। किसका पथांतर निकालेंगे, संपोषी व्यतिकरण का और विनाशी व्यतिकरण का, ठीक है। तो निकाल लोगे आसानी से, सूत्र से निकाल लोगे कि नहीं। देखो इधर तो कैसे निकलेगा, समझिए आप लोग। देखो अच्छा, तो यहाँ पे हम संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स यानी पथांतर निकालेंगे। तो क्या हमें सूत्र पता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो फाई बराबर 2n पाई होता है। तो इस सूत्र में फाई की जगह 2n पाई लिख दिया हमने, और 2 पाई बटे लेमडा लिख दिया, और इंटू डेल्टा एक्स लिख दिया। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, n बराबर 1 बटे डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स। तो x डेल्टा एक्स बराबर निकालोगे तो n इंटू लेमडा
आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा क्या कि कलांतर 2n पाई होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए, लेकिन पथांतर जो डेल्टा x होता है वो कितना होता है, n इंटू लेमडा होता है। क्लियर। अच्छा, अब हम निकालेंगे क्या, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। तो किसके लिए निकालेंगे हम, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो यहाँ पे आप विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर लिख लो। तो देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालना है पथांतर हमें, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो विनाशी के लिए निकालेंगे तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे। तो विनाशी के लिए फाई का मान क्या होता है, 2n-1 पाई होता है कि नहीं, लिख देंगे भाई। फाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 2n-1 और पाई लिख दिया बराबर 2 पाई को वैसे ही 2 पाई लिख दिया, लेमडा को बटे में वैसे ही लिख दिया, इंटू डेल्टा एक्स को ऐसे ही बना रखा। क्लियर। पाई से जो पाई है ये हमारा कट जाएगा। अब ये ना कर देना, 2 से 2 काट देना, ठीक है, वो नहीं कटेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2n-1 और ये हो जाएगा लेमडा बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा सूत्र आया पथांतर का 2n-1 लेमडा, ठीक है, कितना आया, डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा, ठीक है। तो ये सूत्र निकल के आ गया किसका, पथांतर का। ये सॉरी पथांतर का सूत्र निकल के आया संपोषी व्यतिकरण के लिए, ये सूत्र निकल के आया पथांतर का विनाशी व्यतिकरण के लिए। देखो एक मिनट सुन लो, पहले एक चीज़ आप लोगों को याद करना है, डायरेक्ट ये सूत्र अगर आपको इतना नहीं याद है तो आप डायरेक्ट जो है इसको याद कर सकते हो। कैसे, अगर आपको याद है ये संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर आपको कलांतर याद है 2n पाई, तो पथांतर तुम अपने आप निकाल सकते हो बगैर इस सूत्र की सहायता से। कैसे, देखो क्या करना आपको, इसमें करना क्या है, केवल कि हमें मालूम है फाई बराबर 2n पाई, तो पाई की जगह तुम लिख दो लेमडा। क्या लिख दो, पाई की जगह लिख दो लेमडा और 2 से भाग लगा दो। क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो। पाई की जगह लेमडा लिख दिया, 2 से भाग लगा दो, 2 कट गया, n पाई आ जाएगा कि नहीं। वही काम यहाँ करना है, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे कट नहीं जाएगा। कहाँ पे, रुको एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि क्या हमने ये जो निकाला है डेल्टा एक्स बराबर, तो लेमडा तो इसमें गुणा हो जाएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बटे में 2 भी आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। अब सही है ना, बस। तो हमें बस ट्रिक याद रखना है, क्या करना है कि अगर हमें कलांतर याद है तो पथांतर निकालेंगे। कैसे, जो पाई है उसकी जगह लेमडा कर दो, n की जगह n ही रखने दो और 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगा दो, 2 कट जाएगा तो n पाई आ जाएगा। उसमें यही करना है, पाई की जगह लेमडा लिख दिया और 2n-1 से भाग लगा दो यहाँ पे, तो बटे आ गया। वो आ गया कि नहीं पथांतर, कलांतर से पथांतर तो निकल आएगा, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। चलो अच्छा, अभी तक हमने तरंग के बारे में, जो व्यतिकरण में हमने जो तरंग का क्या निकाल लिया, जो परिणामी तरंग है उसका आयाम निकाल लिया। संपोषी व्यतिकरण जो आया है उसके लिए कलांतर का सूत्र क्या था वो निकाल लिया, पथांतर का सूत्र क्या था वो निकाल लिया। ऐसे ही हमने विनाशी व्यतिकरण का कलांतर का सूत्र निकाल लिया और उसका पथांतर का सूत्र निकाल लिया। अब एक चीज़ समझिए, जैसे कोई एक अगर ये तरंग है, ध्यान समझिए बच्चों, ये मान लेते हैं एक तरंग है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपसे कोई कह दे, ये तरंग चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि ये कोई तरंग है, ठीक है, इस तरंग की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो तीव्रता जो होती है उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है गोलू, आई से प्रदर्शित करते हैं। और तीव्रता जो होती है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है आयाम के। किसके समानुपाती होती है, आयाम। आयाम क्या है आपका, ये बात समझना, यही तो आयाम है। यानी अगर कोई आपसे कह दे कोई तरंग का आयाम जितना ज्यादा होगा उस तरंग की तीव्रता भी उतनी ज्यादा होगी। बात नहीं समझ पाए। जैसे अगर आप एक पत्थर तालाब में मारो तो छोटी सी तरंग ऐसे उत्पन्न होगी, उसका आयाम छोटा सा होगा। वही अगर जब आप समुद्र में लहरें उठती हैं देखा होगा कि तरंग इतनी ऊपर गई, लहर फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, कितनी ऊपर उसका आयाम होता है। बात समझ पा रहे हो, आयाम कितना ज्यादा उसका होता है। तो उसका आयाम अगर ज्यादा होता है तो वही अगर तरंग, इतनी ऊपर उठने वाली तरंग आ करके जब कभी वो आता सुनामी, तो इतनी बड़ी बड़ी तरंगे ही तो उठती है समुद्र में, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। और वही सुनामी अगर जब ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है, मतलब धर लेती है, तो क्या होता है, वही सुनामी जाएगी
और जाने के पश्चात अगर बिल्डिंगों में जाकर टकराई तो बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है, यानी उस तरंग की तीव्रता ही तो ज़्यादा हुई। और जबकि अगर तालाब में जो तुम बड़ा सा पत्थर मार दो तो क्या इतनी बड़ी छोटी तरंग होगी, वो खत्म हो जाएगी आगे जाके, उसकी तीव्रता कहाँ ज़्यादा है। तो तीव्रता का मतलब आप यही समझ सकते हो कि आयाम जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ऊपर तरंग उठेगी उसकी तीव्रता ही उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी तीव्रता जो होती है प्रोपोर्शनल आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो हमें पता है कि नियतांक आता है, तो आई बराबर के ए स्क्वायर, ये सूत्र आपको याद रखना, तीव्रता बराबर के ए स्क्वायर जो होता है ये सूत्र होता है। ठीक, किसका? तरंग की तीव्रता का। क्लियर? अच्छा, अब देखो अभी हमने पढ़ा था व्यतिकरण में कि दो तरंगे हम ले रहे थे और तीसरी तरंग बन रही थी। जो पहली तरंग थी उसका समीकरण हमने बताया था y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग जो हमने ली थी वो क्या थी? y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और जो परिणामी तरंग बन रही थी इन दोनों को जोड़ने से बना लेते हैं उसको। ठीक है, तो मान लेते हैं वो जो परिणामी तरंग आपकी बनेगी वो बनेगी y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो है परिणामी, इन दोनों तरंगों को जब मिलाया तो ये परिणामी तरंग बन रही है। देखो, अच्छा, तो ये पहली वाली तरंग है, इसमें आयाम क्या है बच्चे? a1, इसमें आयाम क्या है? a2। अब पहली वाली तरंग की अगर तीव्रता की बात करें, पहली वाली तरंग की, तो पहली वाली तरंग की तीव्रता का अगर सूत्र निकालें तो क्या निकल के आएगा? बताओ भाई। तो पहली वाली तरंग की तीव्रता का सूत्र निकल के आएगा I1 बराबर के a1 का स्क्वायर। बताओ निकल के आएगा कि नहीं? अच्छा, ये पहली वाली तरंग की तीव्रता का सूत्र निकल के आया। दूसरी वाली तरंग की तीव्रता का अगर सूत्र निकाले जाए तो क्या आ जाएगा? I2 बराबर के a2 का स्क्वायर। ये दूसरी तरंग का तीव्रता का सूत्र निकल के आ गया। जो परिणामी तरंग है इसकी तीव्रता का सूत्र अगर निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा बच्चों? आई बराबर निकालेंगे भाई, आई बराबर के, और यहाँ आयाम क्या है? आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तो ये जो तुम्हारा तीव्रता का सूत्र निकल के आया ये परिणामी तरंग का है, इसको अलग रखो। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 और I2 का क्या करेंगे? अंडर रूट निकाल लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें I1 का वर्गमूल लेंगे, अगर देखो इधर इसमें इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट I1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो इधर यहाँ पे अंडर रूट के a1 आ जाएगा कि नहीं? बताओ, इसके ऊपर रूट करेंगे तो वो हट जाएगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में करेंगे अगर वर्ग तो I2 का रूट लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो इधर दूसरी वाली तरंग का अंडर रूट k2 और a2 आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये वर्ग लेने पर, वर्गमूल लेने पर लिख लेना यहाँ पे, वर्गमूल लेने पर। अब तुम सोच रहे होगे ले क्या आ रहे हैं, तो उसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, वर्गमूल लेने पर ये आ रहा है इसका, और इसका वर्गमूल लेने पर ये आ रहा है। ये वाला जो तरंग समीकरण निकल के आया ये दूसरी वाली तरंग का है, ये पहली वाली तरंग का है, ये लिख लो पहली वाली का, ये दूसरी वाली का, और ये परिणामी वाली का। इतना तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई यहाँ तक क्या किया आपने? समझ में आ गया ना? अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या, हाँ इसको समझिए। देखो कर क्या रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, जो परिणामी तरंग जो आपकी बन रही है ये, इसकी तीव्रता हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? परिणामी तरंग की तीव्रता हमें निकालनी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो कैसे परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र हमें निकालना है। तो परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र हम पढ़े थे, बताओ आयाम का सूत्र हम क्या पढ़े थे? याद है सभी को? बताओ क्या था परिणामी तरंग क्या आयाम का सूत्र? क्या था? आर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और रूट था ऊपर अंडर रूट, इस तरीके से था। ठीक है, ऐसे था ना? अच्छा, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से r का मान निकाल लेना है। यहाँ से r का अगर मान आप यहाँ से निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चे? बताओ भाई। एक मिनट, हाँ यहाँ से इसका भी रूट तुम कर लो। अगर इसका रूट करोगे तो अंडर रूट आई और अंडर रूट के
और आर आ जाएगा कि नहीं। तो आर बराबर निकालोगे तो अंडर रूट आई के आ जाएगा, आएगा। ठीक, कुछ छूट रहा है क्या, दिक्कत है ना? नहीं है ना? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रूट आकर स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में के का गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में। क्या करेंगे, के का दोनों पक्षों में गुणा। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो समझिए आप, यह आ जाएगा के आर स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस फाई। यहाँ तक समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज़, ये के आर स्क्वायर जो है, यहाँ से देखोगे अगर तो के आर स्क्वायर जो है आई के बराबर है कि नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। के आर स्क्वायर जो है आई के बराबर है कि नहीं, लिख लेंगे यहाँ पे आई, लिख लेंगे। इसकी जगह हमने आई लिख लिया, कहाँ से लिख लिया, यहाँ से। के आर स्क्वायर की जगह हमने आई लिख लिया, ठीक। फिर बराबर के ए वन स्क्वायर, देखो तो के ए वन स्क्वायर देख रहे हो क्या, के ए वन स्क्वायर कहाँ, आई वन बराबर है, यहाँ से लिख लिया हमने, ये आई वन हो गया, ठीक। प्लस के ए टू स्क्वायर देख रहे हो कहाँ है, के ए टू स्क्वायर ये आई टू है, तो इसको हमने आई टू लिख लिया। किसमें, अरे ये स्क्वायर छूट गया है ना, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, 2 के ए वन ए टू कॉस फाई। अब जो है, अच्छा के है तो के को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा लिख देते हैं, तो प्लस 2 ऐसे बना रहने दो, और के को लिख दिया अंडर रूट के ए वन इंटू अंडर रूट के ए टू कॉस फाई। बताओ ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ से, पहले ये पर बताओ। अंडर रूट के का गुणा करोगे तो आ जाएगा के, और ए वन और ए टू का गुणा करोगे ए वन ए टू, और 2 आपका आ गया ये। ऐसा कर दे, कोई दिक्कत हो रही है, समझ पे आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब देखोगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर चल रहा है तो आई बराबर चलने दो, आई वन प्लस आई टू प्लस 2। अब कि अंडर रूट के ए वन, अंडर रूट के ए वन देखो कहाँ निकाला है, अंडर रूट के ए वन जो है वो अंडर रूट आई वन है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे अंडर रूट आई वन, फिर अंडर रूट के ए टू क्या है, अंडर रूट आई टू है, और ये कॉस फाई की जगह आप कॉस फाई लिख दो, ठीक है। अब आई बराबर, अब सूत्र जो आपका निकल के आया, यानी तीव्रता का सूत्र जो निकल के आया, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू और कॉस फाई। ये सूत्र किसका निकल के आया है, तो तीव्रता का। किस, हाँ एक ही अंडर में आप कर लो, ठीक है। तो ये जो है सूत्र आपका तीव्रता का निकल के आया, किस तरंग की तीव्रता का, तो परिणामी तरंग की तीव्रता। जो परिणामी तरंग थी ना, तो परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है, ठीक। बात समझ पाए कि नहीं। तो अब हमने देख लिया आसानी से कि किस तरीके से हमने ये परिणामी तरंग की तीव्रता हमने निकाल ली है, ठीक है। आपको हेडिंग ऊपर लिख लेना, परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन, ठीक है, अंडर रूट आई टू और इंटू कॉस फाई। जबकि इसकी परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र क्या था, तो आयाम का सूत्र होता था आर बराबर अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई, ठीक है। तो इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए।